नमस्ते सभी को। आज हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा पर चर्चा करेंगे। आपको विदित है कि हिंदी के क्षितिज से चौथे संघ के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गद्य खंड से 16 अंक के प्रश्न रहते हैं। 2 अंक के 3 प्रश्न जो कि गद्यांश से पूछे जाते हैं और 2 अंक के 4 प्रश्न जो कि सीधे सीधे प्रश्नोत्तर रहते हैं। तो चलिए गद्य खंड के पहले पाठ नेताजी का चश्मा हम लोग पढ़ते हैं। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। वे मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगते हैं और राजस्थान में इनका लंबा समय बीतता है। वे नौकरी के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगते हैं। लंबे समय तक ये वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। इन्होंने अपने जीवन में 13 कहानी संग्रहों की रचना की। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान इनके उल्लेखनीय कहानी संग्रह है। इसके इतर 2 महत्वपूर्ण उपन्यास जिन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलाई वे थे बीच में विनय, ईर्धन। इनकी कहानी का जो मूल केंद्र बिंदु वो हमेशा मध्यम वर्ग रहा है, किंतु यहाँ पर इन्होंने एक नए भाव को लेकर, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर कहानी लिखी है, जिसका मूल मुद्दा देश प्रेम है, देशभक्ति है। लेखक मानते हैं कि देश केवल सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को नहीं कहते, बल्कि देश तो बनता है वहां के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झील, झरने, नदी, पहाड़, इन सारी चीजों से। और सच्चा देशभक्त वो है जो इन चीजों के विकास के लिए, इन चीजों की रक्षा के लिए अपने भाव प्रकट करे, उनकी विकास, उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करे। वो देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से करोड़ों नागरिकों के योगदान को लेखक ने रेखांकित किया है, जो अपने अपने ढंग से इस देश के विकास में, उसकी सुरक्षा में, उसकी समृद्धि में योगदान करते हैं। ये बड़ा भी हो सकता है, ये बच्चा भी हो सकता है, ये हर वर्ग का, हर समूह का, हर तबके का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स हो सकता है। कहानी की शुरुआत एक कस्बे से होती है और ये कस्बा वही है जहां से हवलदार साहब रोज गुजरते थे। हवलदार साहब एक कंपनी में मुलाजिम थे। वे काम के सिलसिले में हर 15वें दिन में उस कस्बे से गुजरते थे और गुजरने के क्रम में उस कस्बे के चौराहे पर रुककर पान खाया करते थे। तो इस कस्बे का सबसे पहले हवलदार साहब इस कस्बे का वर्णन इस पाठ में करते हैं कि जिस कस्बे से वो गुजरते थे और जिस चौराहे पर रुककर वो पान खाया करते थे। ये कस्बा हम लोग समझते हैं कि कस्बा शहर और गांव के बीच का भाग होता है। कस्बा का अंग्रेजी टर्म टाउन है। तो ये ना तो ज्यादा बड़ा होता है, ना तो बहुत छोटा होता है। ये ना तो पूर्ण रूप से समृद्ध होता है और ना पूर्ण रूप से ये पिछड़ा हुआ होता है। उसे कस्बा कहते हैं। तो इस कस्बे में गिने चुने पक्का मकान थे और उसके साथ एक ही बाजार था। इस कस्बे में लड़कों का एक स्कूल था, लड़कियों का एक स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, एक तो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करवाएगी। कभी कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के एक उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, या यूं कहे उसके एक छोटे के से हिस्से के बारे में, अर्थात चश्मे के बारे में।
दूसरा अनुच्छेद में इस कहानी में जो वो नेताजी का चश्मा था, जिस को उत्साही बोर्ड के किसी मेम्बरान ने या फिर किसी अधिकारी ने बनवाया था, तो किन परिस्थितियों में वो मूर्ति बनी होगी, इसकी कल्पना या इसका अनुमान जो है वो हलदार साहब करते हुए नजर आते हैं, यानी कि लेखक करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि पूरी बात का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने या अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान या उपलब्ध बजट से बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मतलब वो कारण बताते हुए कहते हैं कि क्यों वो ये मूर्ति जो है इस तरह की बनी होगी। तो मूर्ति का हो सकता है कि बजट ज्यादा होगा और इनके पास उतना लागत ये पैसे नहीं होंगे बनवाने के लिए। दूसरा कारण ये सोचते हैं कि हो सकता है कि बहुत समय जो है मूर्ति बनवाने के लिए चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और ऊहापोह एक शब्द आया है। ऊहापोह का मतलब होता है कि क्या करे क्या ना करे, ऊहापोह इसे कहते हैं, यानी कि किंग कर्तव्य मूल की स्थिति, यानी कि डिलेमा। तो ऊहापोह में चिट्ठी में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड के शासनावधि अभी समाप्त होने वाली होगी। तो बहुत जल्दी में इसी कस्बे के एक प्राइमरी स्कूल का ड्राइंग का मास्टर जिनका नाम मोतीलाल था, उनको आनंद फानन में बहुत जल्दी में यह मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया होगा और उन्होंने भी बड़ी मशक्कत से तय समय में मूर्ति को बनाकर बोर्ड के सामने हाजिर कर दिया होगा। तो इस दूसरे अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं कि मूर्ति में चश्मा नहीं था। इसके पीछे कई अनुमान जो है वो लगाते हैं कि मूर्ति जो बहुत जल्दी में कस्बे के ड्राइंग मास्टर को बनाने के लिए दे दिया गया होगा और वो उन्होंने जल्दी में बना के दिया, तो हो सकता है कि चश्मा छूट गया होगा। इसकी बाद में चर्चा हम लोग करेंगे, पाठ में आया है। तीसरे अनुच्छेद में ये देखा गया है कि मूर्ति की क्या विशेषता, ये अक्सर प्रश्न जो है पूछा भी जाता है कि मूर्ति की क्या क्या विशेषता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि फुट ये बस्ट जो मूर्ति, धड़ तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं बच्चों। तो ये धड़ तक जो मूर्ति थी इसकी ऊंचाई 2 फीट थी और ये टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक 2 फीट की मूर्ति ऊंची थी। ये मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता कि देखने में सुंदर थी और इतनी कमसिन मूर्ति थी, मासूम और कमसिन थी कि लगता था कि नेताजी अभी बोल पड़ेंगे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि मूर्ति को देखकर किसी भी शख्स जो आने जाने वाला शख्स है वो ये सहज ही बता सकता था कि नेताजी की मूर्ति है और ऐसा लग रहा है कि अभी नेताजी बोल पड़ेंगे। मूर्ति की विशेषताओं में से अक्सर ये पूछा जाता है कि उस बस्ट की क्या विशेषता थी, तो आपको उसमें लिखना भी होगा कि बस्ट की 2-3 विशेषताएं अब मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहली कि संगमरमर की बनी हुई थी, 2 फीट की थी, टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक ये मूर्ति की जो ऊंचाई थी 2 फीट थी और बहुत ही सुंदर और कमसिन मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी की मूर्ति जो है बहुत सुंदर लगती थी और मूर्ति को देख के ऐसा लगता था कि नेताजी बोल पड़ेंगे कि दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस दृष्टि से इस प्रयास को सराहनीय कहा जा सकता है। कौन सा प्रयास? कि मूर्ति बनाने वाला प्रयास जो है इसको सराहनीय कहा जा सकता है, यानी कि प्रशंसनीय कहा जा सकता है। केवल एक कसर थी, मूर्ति में एक कमी थी। वो मूर्ति में कमी क्या थी? वो कमी थी कि मूर्ति में चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा तो नहीं था, यानी कि नेताजी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, पारदर्शी जिस तरह का मूर्ति संगमरमर की थी, संगमरमर का चश्मा नहीं था। तो चश्मा था किंतु दूसरे तरह का चश्मा लगा हुआ था, मोटे काले और चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था, यानी कि मूर्ति संगमरमर की थी और उसमें चश्मा जो है वो ओरिजिनल लगा हुआ था। और यही बात हवलदार साहब जब इस मूर्ति को देखते हैं तो कस्बे से गुजरते हुए तो रुकते और पान खाने के लिए जब वो रुकते हैं तो देखते हैं, लक्ष्य करते हैं इस मूर्ति को। लक्षित का अर्थ होता है ध्यान से देखना, तो लक्षित मूर्ति को लक्षित करते हुए उनके चेहरे पर वो चश्मा नहीं पाते हैं।
तो चश्मा नहीं पाते हैं तो उनके हृदय में कौतुक भर जाता है कि भाई, कौतुक शब्द आया, कौतुक यानी कि जिज्ञासा भर जाती है कि क्या बात है, मूर्ति में चश्मा नहीं है। साधारणतः हमारे भी मन में आता है कि जब हम नेताजी की मूर्ति को अक्सर चश्मे के साथ देखें, यहाँ पर नेताजी की मूर्ति को हम चश्मे के साथ देख रहे हैं, किंतु यहाँ पर नेताजी का जो चश्मा है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। तो कौतुक भरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि चश्मा बिल्कुल अलग तरीके का था। इस तरह का चश्मा नेताजी नहीं पहनते थे। वाह भाई, वो कह उठते, वाह भाई क्या आइडिया है। ठीक भी है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय रहा, कहा जाना चाहिए। मूर्ति के रंग और रूप का कद नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति की भावना आजकल मजाक की चीज बनती जा रही है। देखिए, इस बहुत साधारण शब्दों में किंतु व्यंग्यात्मक ढंग से यहाँ पर हवलदार साहब एक बड़ी समस्या को, एक बड़े प्रश्न को उठाते हैं। प्रश्न क्या है कि मूर्ति में चश्मा लगा हुआ है, किंतु चश्मा आपका ओरिजिनल है और ऐसा चश्मा नेताजी पहनते नहीं है। यानी कि मूर्ति में चश्मा नहीं था, किंतु वहां के लोगों के द्वारा चश्मा लगा दिया गया और इसलिए इस प्रयास को हवलदार साहब सराहनीय मानते हैं। साथ ही साथ एक व्यंग भी करते हैं कि वरना लोग कहाँ ध्यान देते हैं कि मूर्ति किस तरह भी रहे और उससे क्या फर्क पड़ता है। नेताजी का अधूरा व्यक्तित्व किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु यहाँ के लोगों ने मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा लगाकर ये तय कर दिया, ये बता दिया कि अभी देशभक्ति है। दूसरी बार जब हवलदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरते हैं तो मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई देता है। ध्यान से देखा तो पाया कि वो चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, यानी कि जिज्ञासा और बढ़ गई। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है। यहाँ पर हवलदार साहब ये कहना चाह रहे कि ये कौतूहल का विषय भी था। हवलदार साहब ये कहना चाह रहे कि बार बार ये जो मूर्ति चश्मा बदल रही है, ये वाकई में जिज्ञासा कौतूहल का कारण था। हम भी साधारणतः तौर पर अगर किसी बस्ट में रोज नया नया तरह का चश्मा देखें तो ये हमारे अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। तो हवलदार साहब जब भी 15 दिन के अंतराल में वहां से गुजरते तो हर बार मूर्ति पर नया चश्मा पाते और ये उनके कौतूहल की प्रकाष्ठा हो गई। तो हवलदार साहब की अब आदत पड़ गई थी। क्या आदत पड़ गई थी कि जब भी चश्मा उस कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। और एक बार ये जब देखे कि भाई ये हर बार जाता हूं तो चश्मा बदल जाता है, हर बार जाता हूं तो चश्मा बदल जाता है, तो ये कौतूहल जो है, यानी कि कौतूहल मतलब यहाँ पर जिज्ञासा है, तो कौतूहल जो है ये दुर्दमनीय उठा। दुर्दमनीय का मतलब होता है असह्य, यानी कि जिसका दमन नहीं किया जा सकता। तो ये बार बार वो देख रहे हैं कि मूर्ति बार बार चश्मा बदल रही है, बार बार चश्मा बदल रही है। तो ये इस बार इनका जो कौतूहल था वो काफी दुर्दमनीय उठा, यानी कि इनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी जिज्ञासा बढ़ गई कि अब इनको लगता है कि इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये बात किसी से पूछनी होगी कि भाई बार बार नेताजी के मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल जाता है। तो पान वाला जिससे वो पान खाया करते थे उसी पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाला खुद मुंह में पान ठुसा हुआ था। वो काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा और हंसते समय उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर दुकान के नीचे से पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं पाया। तो वो कहता है कि चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे।
कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाले को दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आ रही थी। तो उपरोक्त कथन के आधार पर उपरोक्त अनुच्छेद में दो बातें, एक तो प्रश्न इससे बनता ही है कि पान वाले का चरित्र पूछा जाता है अक्सर। तो पान वाले का चरित्र अगर पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पान वाले का चरित्र कि वो मोटा था, वो खुद मुंह में पान ठूसा हुआ था, वो काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। ये अक्सर पान वाले का चरित्र प्रश्न पत्र में रहता है, तो इसलिए मैं इस पर विशेष जोर देकर कह रहा हूँ कि पान वाले का चरित्र पूछा जाए तो आपको लिखना है कि पान वाले काला मोटा खुशमिजाज आदमी था और वो तंदुल किस्म का था, यानी कि उसकी तोंद निकली हुई थी और जब भी वो बात करता था, हंसता था, तो उसकी तोंद थिरकती थी। इसके अलावा पान वाले का जो व्यवहार है वो मजाक उड़ाने वाला था, व्यंग करने वाला था। कैसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर जो देशभक्ति के लिए कुछ करते हैं या देशभक्ति में आकर कुछ काम करते हैं। तो वो फिर हवलदार साहब उससे पूछते हैं भाई कि तो क्यों चेंज कर देता है? तो पान वाला समझाता है कि क्या कि भाई कोई ग्राहक आ गया। वो कहना ये चाह रहा था कि जो कैप्टन है, जिसको हम लोग वो लंगड़ा भी कहते हैं, कि ये बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता है क्योंकि ये चश्मा बेचता है। हवलदार साहब को ये बात समझ में आ जाती है। अब हवलदार साहब को कुछ और बात समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करना मतलब कि पीड़ा पहुंचाना, उसे ठेस पहुंचाना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। सही बात है कि नेताजी की मूर्ति पर नेताजी का पूरा व्यक्तित्व जो है चश्मे के साथ है, और ऐसा हमने हर फोटो, हर तस्वीर में नेताजी को पाया, देखा है। अब वो यहाँ पर बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति अगर हम देखते हैं तो इनका अधूरा व्यक्तित्व है। तो हमारे लिए ये बड़ी दुखद घटना होगी कि हम ऐसे मूर्ति को देख रहे हैं। तो कैप्टन जो कि आपका चश्मा बेचता था, वो ये बात उनको भी आहत करती थी, और इसलिए वो बार बार, चूंकि वो तो इतना धनी था नहीं कि वो एक बार चश्मा दे दिया, तो वो बार बार वो जो चश्मा बेचता था तो एक चश्मा वो उसमें से निकाल के लगा देता था, और लगाने के बाद जब कोई उसको दूसरे को, कोई ग्राहक को वो चश्मा पसंद आता तो बड़े ही श्रद्धा से वो उनके पास जाते, उस मूर्ति के पास, और क्षमा मांगते, वो चश्मा उतार के दूसरा चश्मा उस मूर्ति को लगा देते और ये चश्मा वो दूसरे को, ग्राहक को दे देते थे। तो और वैसे ही फ्रेम की दरकार होती तो उसे लगा देते और कैप्टन को वो दूसरे को दे देते हैं। तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता था और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता था। वाह भाई! हवलदार साहब इस आइडिया से काफी प्रसन्न होते हैं। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये सीधी सीधी सी बात है कि बिना चश्मा के तो नेताजी की मूर्ति बनेगी नहीं, तो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। वो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंटी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीछे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये मजेदार बात थी। पान वाले के लिए ये मजेदार बात थी। कौन सी बात मजेदार थी? बात ये मजेदार थी कि जो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, जिसने इस मूर्ति को बनाया था, वो चश्मा बनाना भूल गया था। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी कि हवलदार साहब ये सोच रहे कि कैसे लोग होंगे कि वो इतने बड़े चौराहे पर मूर्ति लगी और अधूरे व्यक्तित्व की मूर्ति लगी नेताजी की। ये बात हवलदार साहब को दुखी करने वाली थी। यानी ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने 1 महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा।
यहाँ पर कुछ कारणों की चर्चा करने का, संभावित कारणों की चर्चा करने की कोशिश की गई है इस अनुच्छेद में कि किन कारणों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा। तो पहली बात जो है, तर्क के साथ हवलदार साहब अनुमानतः कहते हैं कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल जो है वो अध्यापक होगा और उसे मूर्ति बनाकर 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया और बना भी ली होगी, किंतु पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाता है ये कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा। पहला कारण बताते हुए वो कहते हैं कि हो सकता है कि मूर्ति वाला जो ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल, वो किस तरह से पारदर्शी चश्मा बनाया जाए वो उन्हें पता नहीं था। दूसरा कि हो सकता है कि उन्होंने पारदर्शी चश्मा बनाया होगा और बनाने के क्रम में, कुछ बारीकी के क्रम में वो चश्मा टूट गया होगा। तीसरा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, निकल गया होगा। 3 कारणों का अनुमान जो है हवलदार साहब करते हैं। पहला कि उनको बनाना नहीं आया होगा मूर्ति पर जो है पारदर्शी चश्मा। दूसरा कि पारदर्शी चश्मा बनाने के क्रम में वो काफी बारीकी से वो चश्मा बनाना चाह रहे होंगे और वो टूट गया। और तीसरा कि हो सकता है कि अलग से चश्मा बनाकर फिट किया गया, वो निकल गया। तो इस अनुच्छेद में 2 बातें भरकर सामने आती है। एक कि ये अधूरे व्यक्तित्व, यानी कि बिना चश्मे के का जो बस्ट है ये और लोगों के लिए मजाक का विषय हो सकता है, किंतु हवलदार साहब को ये चकित करने वाला, आश्चर्य में डालने वाला और द्रवित करने वाला, यानी कि दुख पहुंचाने वाला विषय था। क्योंकि नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का देखना वस्तुतः ऐसे देशभक्त का मजाक उड़ाना है जिसने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। अच्छा, फिर हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र लगा और कौतुक भरा भी लगा कि भाई मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो इन्हीं ख्यालों में खोए के वो पान वाले को पैसा चुकाए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गया और वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी? क्योंकि अब कौतूहल इसलिए कि इतने लोगों ने चश्मा नहीं लगाया, इतने लोगों को छोड़कर वो कैप्टन जो कि एक चश्मे वाला है वो चश्मा लगाता है नेताजी की मूर्ति पर। तो यहाँ पर हवलदार साहब के मन में एक और प्रश्न आ जाता है कि क्या भाई वो भी कोई ऐसा देशभक्त होगा या नेताजी का साथी होगा जिसको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छे नहीं लग रही होगी, तो इसलिए, या फिर कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा, कोई तो होगा जो नेताजी की इतना ख्याल कर रहा है, उनकी मूर्ति को इतना ध्यान दे रहा है। तो यही प्रश्न उठने लगता है कि ये आखिर है कौन ये शख्स जिसको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की जो है वो खल रही है। तो हवलदार साहब यही प्रश्न लेकर उस पान वाले के पास जाते हैं कि हवलदार साहब ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में कोई पैसे चुकाकर वो चले गए। फिर आए नीचे और आकर वो पूछते हैं भाई कि पान वाले से कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, ये आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। यानी कि हो सकता है कि अगर वो आजाद हिंद फौज का सिपाही हो तो वो नेताजी को ये बिना चश्मे की मूर्ति देखकर वो आहत पहुंचाता हो, इसलिए उनको लग रहा हो। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ से मुंह से 1.5 इंच दूर से रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा, उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। इस तरह से मजाक उड़ाया जाना एक कैप्टन का, एक सामान्य से इंसान का जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है, ये बात हवलदार साहब को खल गई। हवलदार साहब को पान वाले का, एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा कि देखिए पान वाला तो एक पूरे वर्ग समूह का नेतृत्व कर रहा है कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो जिनमें देशभक्ति की भावना खुद नहीं है, वो स्वयं देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, किंतु ऐसे लोग जो जिनमें देशभक्ति की भावना और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका देश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए कुछ सोचते हैं, ऐसे लोगों का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते।
तो हवलदार साहब को पान वाले का इस तरह से एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। वह एक बंद दुकान के सहारे बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता। हवलदार सब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 सप्ताह तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी कि हवलदार साहब को ये मूर्ति पर रोज चश्मा लगाया जाना अंदर से खुशी पहुंचाता था कि कोई तो है जो देश के ऐसे क्रांतिकारी वीरों का सम्मान करने से पीछे नहीं हटता, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने न पान खाया और धीरे से पान वाले से हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से चश्मे वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे को की आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हुए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस देश का, उस कौम का, जो अपने देश की खातिर गृहस्थी और जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। हवलदार साहब का यह प्रश्न अंदर तक सिल जाता है। हवलदार साहब को यह प्रश्न अंदर तक खलता है। देखिए, यहां पर यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बार बार सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। वस्तुतः ये एक तरह से इस निबंध का निचोड़ यहां पर रख दिया गया है। हवलदार साहब आज ऐसे वर्ग समूहों से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या देशभक्ति सीमित हो गई है? क्या देशभक्ति का दायरा संकुचित हो गया है? क्या कुछ चंद लोगों तक ये सीमित रह गई है? पान वाले के मुख से कैप्टन की मृत्यु का दुखद समाचार हवलदार साहब को दुखी तो करता है। कैप्टन ही तो उस कस्बे में ऐसा था जो देश का शुभचिंतक था, उस मूर्ति का शुभचिंतक था। से सभी तो देशभक्तों पर हंसना ही जानते थे। हवलदार साहब सोचते हैं कि जिस देश में ऐसे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी काम से पीछे नहीं हटते, पर देश पर जो सर्वस्व अपना बलिदान कर दे, ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उस देश का भविष्य निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है। यहां पर इस अंश से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां पर विशेष जोर देकर इस अंश को आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग देश में हैं, बहुतायत संख्या में हैं, जो देशभक्ति जिनके हृदय में नहीं है और है भी तो आडंबर के लिए, किंतु ऐसे लोग जिनके हृदय में सच्चे रूप से देशभक्ति बसती है, ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। और पान वाला ऐसा ही वर्ग समूह का नेतृत्व करता है।
हवलदार साहब को यह बात अंदर तक सीलती है, दुखी करती है, पीड़ित करती है और वो मायूस हो जाते हैं। जिस मूर्ति को देखकर, जिस मूर्ति पर लगे चश्मे को देखकर कभी वो खुश हुआ करते थे, आज उस मूर्ति पर, बिन चश्मे के उस मूर्ति पर हवलदार साहब को देखकर दुख, पीड़ा, अफसोस होता है। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ऐसे हवलदार साहब बार बार अब जब गुजरते हैं, उस क्रम में वो इस बार भी 15 दिन के अंतराल में जब गुजर रहे हैं तो वो सोचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया होगा और कैप्टन मर गया होगा। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड पे थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति के चश्मे पर सरकंडे, सरकंडा मतलब आपका, हम लोग तो इसको पुआल कहते हैं, पुआल से बना हुआ एक चश्मा, जैसा कोई बच्चा खेल खेल में बना देता है। कि आज जो मूर्ति को वो बिना चश्मे के देखने के आदी हो गए थे, आज उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यानी कि पुआल का चश्मा जो बना हुआ देखते हैं और उस चश्मे को देखकर भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर जाती हैं। हवलदार साहब के हृदय में जो अब तक जो पीड़ा थी कि इस देश में देशभक्ति की भावना धीरे धीरे संकुचित, सीमित होती जा रही है, आज उस भावना पर अंकुश लग जाता है और एक नई आशा की किरण जगती है कि इस देश में देशभक्ति की भावना कभी नहीं मर सकती। और इसीलिए हवलदार साहब की आंखें नम हो जाती है, उनका चेहरा भावुक हो जाता है, मन जो है वो फिर से प्रसन्न हो जाता है और बड़े ही अटेंशन पर वो मूर्ति के सामने खड़े होकर नेताजी की को वो गर्व से देखते हैं कि हमारे देश में आज देशभक्ति की भावना मरी नहीं, ये जिंदा है और ये जिंदा रहेगी, क्योंकि ये भावना कभी मरने वाली नहीं है। बच्चों, इस पाठ का विधिवत मैंने चर्चा की। अगर इस पाठ में व्याख्या के लिए 2-3 प्रसंग हैं, जैसे मैं बता दूं कि पहला प्रसंग इस पाठ में जो अक्सर पूछा जाता है, मैंने देखा भी है प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसमें पहले तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पान वाले का रेखा चित्र, यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, नेताजी के मूर्ति की बस्ट की विशेषता। फिर आपका हवलदार साहब की कौतुक और जिज्ञासा का क्या कारण था। फिर मैंने अभी भी चर्चा की थी कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह समझे होंगे और इन प्रश्नों को आप स्वयं कर सकेंगे। धन्यवाद।